नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि मई के पहले सप्ताह में इस कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के गहमागहमी अब तेज हो चली है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना पूरी नजर आ रही है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, चूंकि अब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मई के पहले हफ्ते में माना भी जा रहा है, लेकिन अब संभावित मंत्रियों को लेकर के, उन चेहरों को लेकर के गहमागहमी तेज होगी, विधायकों की रेस भी तेज होगी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे जो सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में बंगाल चुनाव परिणाम 4 तारीख को आ रहा है। 5 तारीख को गैप करके 6 तारीख को जो संभावित समय बताया जा रहा है कि 6 मई को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी, सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। और खासकर सुगबुगाहट सबसे ज्यादा बीजेपी कैंप में देखी जा रही है। बीजेपी कैंप में माना जा रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें सम्राट चौधरी के पसंद के विधायकों को जगह मिलेगी और ऐसे लोगों को जगह मिलेगी जो काम करके सरकार ने जो विजन तैयार किया है कि आने वाले 3-4 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाना है, वैसे लोगों को जगह मिलेगी। खासकर कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उन्होंने जो बात में बताई कि युवाओं और महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, तो जाहिर तौर पे सुगबुगाहट सबसे ज्यादा बीजेपी कैंप में ही देखी जा रही है। और माना जा रहा है कि कुछ चेहरे बदले भी जा सकते हैं। अनुभव और युवा और महिलाओं तीनों को प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू खेमे की अगर बात करें तो जेडीयू में जो पिछली बार 8 मंत्री थे वो रिपीट किए जाएंगे और एक मंत्री शीला मंडल, उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि 9 लोग रिपीट किए जाएंगे। बचा हुआ जो 6 सीट होगा, 6 और 7 सीट, तो उसमें कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। 2 या 3 चेहरे इसमें बदले जा सकते हैं। और खासकर चूंकि निशांत कुमार राजनीति में कदम रख चुके हैं, तो माना जा रहा है कि कुछ युवाओं को भी मौका मिल सकता है और जिसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता मिल सकती है। तो जाहिर तौर पे जेडीयू और बीजेपी की तरफ से अगर ये बात करें, दूसरी तरफ एनडीए की जो 3 सहयोगी पार्टियां हैं, उनके जो मंत्रिमंडल में जो अभी मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं को ही रिपीट करने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे 6 मई वो तारीख हो सकता है जब सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, जिसको लेकर सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। और जाहिर तौर पे जो भी मंत्री बनने को इच्छुक है, विधायक, अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं और तमाम कोशिशें उनकी हो रही है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिले। लेकिन जो पिछली बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप था, जो बिहार में बीजेपी ने अपने मंत्री बनाए थे 15, उसमें से कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, कुछ नए को मौका मिल सकता है। क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसमें कुछ फेरबदल के होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन जेडीयू में 2 चेहरे बदले जा सकते हैं, 2 से 3 चेहरे बदले जा सकते हैं और बाकी अधिकांश लोग पुराने लोगों को ही रिपीट किया जाएगा। और बाकी एनडीए के तीसरे हम हो, लोजपा आर हो और आरएलएम हो, उनके जो भी मंत्री हैं वो तमाम वही लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे अब सियासी निगाह इस बात को लेकर टिके रहेगी कि मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। और जो पुराने मंत्रिमंडल का स्वरूप था, उसमें से बीजेपी में ही फेरबदल होने की ज्यादा संभावना है। जेडीयू में कमोबेश कम तस्वीर बदलेगी, बाकी अमूमन वही तस्वीर दिखेगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। पंद्रह अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सियासी गलियारे में तैर रहा है, वो ये है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है। इसकी वजह से इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं लगता, क्योंकि उतनी ज्यादा सुगबुगाहट दिख नहीं रही। इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल चुनाव में लगी है, यानी जो भी होगा वो मई के महीने में ही संभव है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात मंत्रिमंडल की तस्वीर की करें तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं। जेडीयू कोटे के बाकी बचे मंत्री पद पर जरूर 3-4 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं।
जो टीम निशांत के हिस्से हो सकती है। हालांकि जेडीयू के नेता कहते हैं कि मंत्री कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। फोकस जरूर युवाओं और महिलाओं पर होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने स्तर से इस तरह के फैसले लेते रहे हैं और उन्हीं के स्तर पर ये तमाम चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ ही तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना है। अनुभवी युवा महिला पर फोकस रह सकता है। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताएंगे, जिसका इशारा राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा महिला अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मिलता है मौका, इस पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे आपके बेहतर सफर के दावे करती है, लेकिन जो बाढ़ स्टेशन से तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। भीड़ इतनी कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ऐसी है जो हादसे को निमंत्रण दे रही है। कभी भी किसी यात्री के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रोजाना की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां सवाल यही है कि क्या रेलवे अपने वादे और दावे पर खरे उतरती है। बाढ़ से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर तो आप हाँ नहीं कह सकते। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए परेशान हैं। यहां लोग खुद नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि उनके पीछे खड़ी भीड़ धक्का देकर उन्हें ट्रेन में चढ़ा दे रही है। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सबकी हालत एक जैसी। जितनी धक्का मुक्की ट्रेन में चढ़ने को लेकर है, उतनी ही परेशानी उतरने में भी दिख रही है। अप्रैल में शादी विवाह का मौसम है और बाढ़ स्टेशन पर ट्रेनों में जो भीड़ की तस्वीर आई है वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है। सोचिए, इस भीड़ में बुजुर्गों और बच्चों की हालत क्या होती होगी। कोई अगर धोखे से भी फिसल कर नीचे गिरा तो उसका क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हकीकत यह है कि होली हो या दिवाली, दुर्गा पूजा हो या छठ का त्योहार, गर्मी की छुट्टी का मौसम हो या ठंडी का ब्रेक, अमूमन सालों भर ट्रेनों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। ट्रेनों में लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में फूस कर सफर करते हैं। कभी गेट पर लटक कर तो कभी टॉयलेट के गेट पर भी खड़े होने की जगह मिल पाती है, तो लोग रेलवे की बड़ी मेहरबानी समझते हैं। अब खबर आरा से है, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलने को लेकर के अफवाह फैली और अफवाह ऐसी फैली कि लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ और लोग काफी संख्या में इस पेट्रोल पंप की ओर उमड़ पड़े। और देखिए कैसे जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं होने का बोर्ड लगाया गया था, जिसके बाद पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगे, जिससे अफरा तफरी की स्थिति हो गई। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ अफवाह की वजह से हुई, क्योंकि तेल की कोई कमी नहीं है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और दूसरों को भी ऐसी अफवाहों से दूर रखें। आरा शहर के एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है, जहां की लोग काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको डीजल एवं पेट्रोल मिल सके। लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल समाप्त हो गया है, जिसके कारण देखिए लोग काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं। कल से ही डीजल नहीं मिल रहा है, परेशानी तो है ना, पेट्रोल भी नहीं डीजल भी नहीं, परेशानी बहुत ज्यादा है। और लोग बता रहे हैं कि आने में दिक्कत हो रहा है, टंकलोरी ये सबको। कितना देर से लाइन में लगे? लमसम 1 घंटा से। 1 घंटा से? तो क्या है, मतलब क्या पता नहीं, गवर्नमेंट इतना गाइडलाइंस दे रही है कि कोई इशू नहीं है, फिर भी आदमी समझ नहीं रहा है। ज्यादा आदमी अपना कंटेनर लेके आ रहा है, उसको फिल करने के चक्कर में बाइक से नहीं मिल रहा है, कंटेनर में मिल रहा है। देखिए ना आप, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसके कारण की पैनिक क्रिएट हो रहा है। तेल हम लोग के पास पूरा है, कल भी हमने तेल दिया, आज भी तेल दिया और अभी भी दे रहे हैं। बस पर लोगों की भीड़ इतनी है कि हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम लोग को लिमिट में तेल देना पड़ रहा है कि हम 200 का कैपिंग कर रखे हैं। 200 में बाइक से आदमी 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। तो आप इतना तेल ले लीजिए कि जितना आपको जरूरत हो।
लोग बिना मतलब का भीड़ लगाए बैठे हैं। सारे पंपों पे तेल डीएम द्वारा खुद सुनिश्चित किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद सुनिश्चित कर रहा है कि सारे पंपों में तेल रहे, और तेल हम लोग के पास भरपूर है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को तेल दिया जा रहा है। लेकिन अत्यधिक भीड़ बढ़ने के कारण हर बाइक में 200 का पेट्रोल दिया जा रहा है ताकि सभी लोगों को तेल दिया जा सके। वहीं पेट्रोल पंप पर अचानक उमड़ी भीड़ ने को लेकर के सभी लोग हैरान दिख रहे हैं। आखिर पेट्रोल और डीजल खत्म होने की जो अफवाह उड़ाई गई उसको लेकर के इन पेट्रोल पंप पर सुबह से ही लोगों की कतार दिख रही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक मां और 2 बच्चों की मौत हुई है। कांची के पानापुर करियात का यह मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर वजह क्या रही होगी, क्योंकि एक ही परिवार 3 लोगों की मौत, संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मां और 2 बच्चे शामिल थे, जिनका शव कमरे से मिला है। और इस शव मिलने के बाद से देखिए पुलिस की भी मौजूदगी वहां पर है। स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो भी अब इस दरवाजे पर जुट गई है कि आखिर क्या ऐसा हुआ है जिस वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। और देखिए पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां पर फायरिंग होती है और इस फायरिंग में जो खुशियां हैं वो मातम में पल भर में बदल जाती है। खबर है कि छत पर बैठकर युवक फायरिंग कर रहा था, मौका खुशी का था, लेकिन फायरिंग में मासूम की मौत हो गई। गोली लगने से बच्ची सौम्या की मौत हो गई। बताया जाता है कि आरोपी की पहचान और हथियार की तलाश जारी है। मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ की यह घटना सामने आई है, जहां पर शादी की खुशियां मातम में बदल गई। छत पर बैठ करके यह युवक फायरिंग कर रहा था। अट्ठाईस 4/2026 को धनरुआ थाना को सूचना मिली थी कि आश्रयपुर गांव जो छाती पंचायत में है, वहाँ एक व्यक्ति हैं सच्चू प्रसाद, इनकी बेटी का शादी हो रहा था। तो उसी में सुबह करीब 4:30 बजे कोई लड़का वहाँ छत पर बैठकर गोली वोली फायर कर रहा था। इसमें एक रिश्तेदार की आई हुई बच्ची जो डूमन बिघा की थी, 4 साल की बच्ची है, और उसको पेट में गोली लग गया। उसको लोग जल्दी में अपना इलाज के लिए भेजा, लेकिन उसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया है। और अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अमरजीत, शादी में किसी भी तरीके की फायरिंग पर रोक है, शराबबंदी भी है, लेकिन उसके बावजूद नशे में होना, फायरिंग करना, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जिस तरह से सूचना मिल रही है उसमें ये बातें सामने आ रही है कि जो एक युवक है वो शराब के नशे में था और तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे। शादी समारोह था, शादी का मंडप के पास वो बैठा हुआ था और उसी दौरान छत पे ही बैठे बैठे उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया और उसी दौरान जो है नशे में था, जिसकी वजह से सामने बैठी बच्ची के पेट में गोली लग गई और उसे तुरंत आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिस तरह से फायरिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस जो है लगातार लगे रहने की वादा करती है, उससे जो है ये जो है घटना जो है एक बार फिर जो हुआ है उससे पुलिस के इस सतर्कता पर जो है सवाल खड़े उठते हैं। हालांकि ये जो घटना हुई है इसके बाद जो है पूरे गांव में अभी मातम छाया हुआ है, पूरा गांव जो है मातम के माहौल में है, क्योंकि ये जो बेटी है अपने पिता के साथ, जिसकी मौत हुई अपने पिता के साथ, जो उसके पिता हैं उसके फूफा यानी सत्तू प्रसाद की बेटी की शादी थी और वो अपने फुआ की शादी में वो आई थी बच्ची, लेकिन उसकी मौत हो गई। और फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है, पूरी जांच कर रही है आखिर वो युवक कौन था, हथियार कहाँ गया, और युवक की पहचान करने के लिए जो कैमरा मैन जो होता है उसके फुटेज को जो है जब्त किया गया है और उसकी जांच जारी है। शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर समस्तीपुर के कल्याणपुर से है, जहां पर एक मौत के बाद से सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि हत्या हुई है युवक की। चकमेसी थाना क्षेत्र के कुशियारी निवासी रंजीत कुमार को उसके दोस्त ने पार्टी के बहाने बुलाया और साथियों संग धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव को बागमारा पुल के नीचे शांति नदी में फेंक दिया गया। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने शख्स पर जमीन सौदा के नाम पर
10 लाख रुपए लेने का विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी फरार है। छह बजे इसको आया, घर से बुला करके ले गया, दोस्त का करके लेकर के होटल पर खाया पिया और उसके बाद इसको लेकर के मर्डर कर दिया। कौन बुलाया था? वो जमीन पर पैसा जो लिए हुए था, जो बुला के ले गया था उसका क्या नाम? आतिश कुमार नाम है। अच्छा, वही बुला करके ले गया। इसका दोस्त था, हाँ दोस्त था, वही बुला करके ले गया। पैसा के चक्कर में कई महीनों से या साल से चल रहा था। ये पैसा दे रखा था, वो जमीन लिख नहीं रहा था और वो कल के शाम में 6 बजे के आसपास उसको बुला करके ले गया और खिलाया पिलाया होटल में। और उसके बाद बुला करके ले गया उसको उसी चकमसी के रास्ते से और यहाँ ले आया जटबलपुर के पास, पुल जो है वहाँ। और वहाँ आने के बाद वो 2 लड़का, एक जो पकड़ाया था उसी के मार्फत से हमको जगह मिला कि कहाँ इसको मार के फेंका है। और देखिए बेटा से खबर है जहां पर टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है और इस मौके पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी की भी मौजूदगी रही। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए बेटा के इंडस्ट्रियल एरिया में ये कार्यक्रम आयोजित है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहे। एमएसएमई मंत्रालय से ये टेक्नोलॉजी सेंटर निर्मित हुआ है। एक्सटेंशन सेंटर मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर का भी उद्घाटन यहां से किया गया है। तो बिहार के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। और देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार इस ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया अध्याय से माना जाए इस टेक्नोलॉजी सेंटर को लेकर के। तो कैसे बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इंडस्ट्री में आगे बढ़े, इसकी पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है। धन्यवाद देना एक संकेत होता है इस गीत के। खबर मोतिहारी से है जहां पर स्कूल में शिक्षकों के चिकन पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद से कई सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जहां पर बच्चों को पढ़ाना था, जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिस क्लासरूम में शिक्षक बच्चों का भविष्य की नींव रखते हैं, उसी स्कूल और क्लासरूम को शिक्षकों ने मौज मस्ती और चिकन पार्टी का अड्डा बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मोतिहारी के आदापुर प्रखंड स्थित यूएमएस ऊंची स्कूल का बताया जा रहा है, जहां 8 से 10 शिक्षकों ने क्लासरूम में ही चिकन पार्टी की और पार्टी का पूरा स्वाद लेते वीडियो भी बनाया, जो वायरल है। और अब इन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस वीडियो पर संज्ञान ले लिया है और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब देखिए सवाल भी कई है कि स्कूल पढ़ने पढ़ाने के लिए है या पार्टी के लिए। तो इस स्कूल में चिकन पार्टी पर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। ये शिक्षक पढ़ाने आते हैं या चिकन पार्टी करने, ये भी सवाल उठ रहा है। इस वीडियो के आने के बाद से सवाल ये भी है कि इस करतूत से क्या संदेश आकर शिक्षक देना चाहते हैं। और सवाल ये है कि स्कूल पढ़ने पढ़ाने के लिए है या फिर पार्टी के लिए। क्या अब तक इन शिक्षकों से कोई जवाब मांगा गया है? सवाल ये भी है कि स्कूलों को और कितना बदनाम ये शिक्षक करेंगे। इन शिक्षकों के खिलाफ एक्शन विभाग कब लेगा और क्या अब तक इन शिक्षकों से कोई जवाब स्पष्टीकरण मांगा गया है? अब देखिए एक ओडिशा से एक गजब खबर सामने आई है, जहां पर एक मृत बहन के खाते से पैसे निकालने को लेकर के एक शख्स जो है वो बैंक जा पहुंचा और उसने बताया कि उसे राशि वह निकालनी है, जिसके बाद से जो बैंक अधिकारी थे वो भी अचंभित हो गए। ये तस्वीर सामने आई है जहां एक शख्स अपनी मृत बहन के खाते से 20,000 रुपए निकलवाने पहुंचा। बैंक वालों ने उसे कहा कि पहले खाता धारक को लाओ तभी पैसा देंगे। शख्स ने फिर जो कदम उठाया उससे बैंक वाले भी सन्न रह गए। चिलचिलाती धूप में एक शख्स अपनी बहन का कंकाल लादे बैंक पहुंचा, सिर्फ साबित करने के लिए कि उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी है।
यह शख्स अपनी बहन के खाते से रुपए निकालने के लिए बार बार बैंक का चक्कर लगा रहा था, लेकिन बैंक मैनेजर बार बार यही कहकर लौटा दे रहा था कि खाता धारक को व्यक्तिगत रूप से लेकर आओ। बार बार यह बताने के बावजूद कि उसकी बहन का निधन हो चुका है, बैंक मैनेजर ने उसकी बात नहीं मानी। फिर क्या था, वह शमशान घाट गया। उसने अपनी बहन के अवशेषों को खोद कर निकाला, कंकाल को कपड़े में लपेटा और चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। ओडिशा के क्योंझर जिले की यह घटना मानवता और बैंकिंग व्यवस्था की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे में खास तस्वीर सामने आई है और स्पोर्टी लुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जहां पर वो खेल और खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गंगटोक में उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए कुछ शानदार पल बिताए। इस खास मौके की तस्वीरें पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वे बच्चों के साथ खेलते और बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी स्पोर्टी लुक में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री ने तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, सिक्किम के गंगटोक की खूबसूरत सुबह में अपने युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। वीडियो में बच्चों के बीच उनका उत्साह और सहजता भी साफ झलक रही है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर दाऊद का गुर्गा सलीम जोला भारत लाया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी इसे मानी जा रही है। इस गुर्गे को लेकर के विशेष विमान से सलीम जोला को दिल्ली लाया गया है। सलीम जोला को इस्तांबुल से गिरफ्तार किया गया था। सलीम जोला को मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। बता दें कि 5,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स कार्टेल के सरगना सलीम डोला की गिरफ्तारी हुई है। दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट के लिए एक बड़ा झटका है। डोला को राष्ट्रीय खुफिया संगठन और पुलिस इकाइयों के संयुक्त अभियान में इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कहे जाने वाला सलीम डोला भारत में लाया गया है। इसे यहाँ पर डिपोर्ट करके लाया गया है। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल में इसकी गिरफ्तारी तय की गई थी, जिसके बाद प्रत्यर्पण संधि के तहत इसकी यहाँ पर डिपोर्टेशन की तैयारियां की गई थी और उसके बाद आज सुबह इसे यहाँ पर लाया गया है। दिल्ली में इससे पूछताछ होगी। एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। दरअसल सलीम डोला वो शख्स है जो मुंबई में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने छोटे मोटे अपराधों की तरफ जाना शुरू किया। उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करने लगा और ड्रग्स की दुनिया में बेताज बादशाह कहलाया जाने लगा और अब इससे यहाँ पर पूछताछ होगी। दरअसल सीबीआई और एनसीबी और एनआईए सभी एजेंसियों को इससे पूछताछ करनी है, क्योंकि एनसीबी जो ड्रग्स को लेकर काम करती है और ड्रग्स के सिंडिकेट को लगातार भ्रष्ट करती है, उस सिंडिकेट की पूरी जो जड़ तक है वहां तक अब जाएंगी एजेंसियां। और कहा जा रहा है कि कुख्यात ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम का ये करीबी सलीम डोला जो भारत लाया गया है, उससे अब यहाँ पर पूछताछ होगी, क्योंकि इसके पूरे नेटवर्क का अगर बात करें तो तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो नेक्सस है वो इस पूरे नेक्सस में खुलासा होगा। उसके साथ ही एनसीबी के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। दरअसल एनसीबी के इसी दफ्तर में उसे लाया जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट को काफ़ी समय से इसकी तलाश थी और सलीम डोला अब पूरे राज खुलेगा, क्योंकि इसके बेटे की भी इससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे अहम चीज़ ये कि 2 बार गिरफ्तार होने के बाद, जेल में रहने के बाद भी ये नहीं सुधरा और फरार होकर वापस विदेश भाग गया, जहाँ से ये अंडरवर्ल्ड के लिए पूरा अपना नेक्सस तैयार करने लगा। और सलीम डोला के बारे में ये भी पता चला है कि राइट हैंड इसे कहा जाता है दाऊद इब्राहिम का। और के अलावा छोटा शकील के साथ संपर्क में रहने के बाद इसने अपना नेटवर्क काफ़ी तेज किया था, बढ़ाया था और इसीलिए अब इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल ये कर रहा था। देश में कई जगह पर इसके सिंडिकेट जो है पूरी ड्रग्स को इधर से उधर सप्लाई करने में माहिर समझे जाते हैं और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे जो एजेंसियों का तालमेल है उसे माना जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि सलीम डोला की गिरफ्तारी के बाद अब उससे दिल्ली में पूछताछ हो रही है। अब ये सभी एजेंसियां सलीम डोला से पूछताछ करेंगी। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक, बिस्ट न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।